हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे, जो कि बोर्ड पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चंस है। यदि आपको पेपर में धुआं कर देना है तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है और आप भी टॉपर की तरह 95% नंबर ला सकते हैं। जितने सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सबका मैंने समावेश करके अच्छे तरीके से 50 चुन करके इस वीडियो में पढ़ा दिया हूं, जो यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको 20 में 20 नंबर लाने में बहुत ही सहायता करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को पढ़ते हैं। चलिए, आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है Fe, यानी कि आयरन भी बोलते हैं, फेरस भी बोलते हैं। तो निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe, नंबर। ठीक है, चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरी लवक, पति, रंध्र या जड़? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो जड़ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकाश किरणों का उत्क्रमणीयता या इनमें से कोई नहीं। तो जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होता है? आपको बताना है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, स्थिर रहती है, घटती है या शून्य हो जाती है? तो आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो परमाणु त्रिज्याएं घटती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है? कहाँ से? दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाएं निलय में? तो पल्मोनरी शिरा जो है खुलती है या रुधिर लाती है, किस में? तो बाएं अलिंद में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि टंगस्टन का गलनांक होता है 2100 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस या 2200 डिग्री सेल्सियस? तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 21 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन्स स्रावित करता है। पैराथाइराइड, थाइराइड या प्यूटिटरी या अग्नाशय? कौन सा? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन्स स्रावित करता है कौन? तो पैराथाइराइड ग्रंथि करता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न नहीं होती है, अत्यधिक तीव्र होती है या निम्न गति से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संपन्न होती है। क्या होती है? संपन्न होती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 यानी ऑक्सीजन गैस का स्रोत है, कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ग्लूकोज या ATP? तब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत क्या है? तो जल है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि बड़ी फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कार की हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, रेलवे इंजनों में या इनमें से कोई नहीं?
तो बड़े फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक वाले अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किया जाता है, यानी सैलून में किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है? आयोडीन, सोडियम, ब्रोमीन या मैग्नीशियम। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक ऋणात्मक तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है सोडियम क्लोराइड, थ्राम्बिन, पोटेशियम या कैल्शियम। तो रुधिर का थक्का बनाने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होती है। 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है? 3600 या 36 इंटू 10⁻³ या 3.6 इंटू 10⁵ या 3.6 इंटू 10⁶। तो देखिए 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या जो होती है 3.6 इंटू 10⁶ होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि है थायराइड, एड्रिनल, पीनियक, काय या पीयूष। तो देखिए पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। ऑप्शन है Fe, Na सोडियम, मैग्नीशियम या Au सोना। तो देखिए निम्नलिखित धातुओं में सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Au यानी सोना है। सोना सबसे ज्यादा आघात करने पर बढ़ता जाता है, फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है? लार ग्रंथियों से, अग्नाशय से, जठर ग्रंथियों से या ये सभी। तो रेनिन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो जठर ग्रंथियों से होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में पारभाषक माध्यम है वाव, कांच, घिसा हुआ कांच या दीवार। तब पारभाषक माध्यम कौन सा है? तो घिसा हुआ कांच हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? द्वितीय समूह का सदस्य कौन सा है? ऑप्शन है Li, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन है बी बोरान या सिलिकॉन। तो देखिए कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैग्नीशियम जो है द्वितीय समूह का सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं? बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक अम्ल या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में करते हैं? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर तथा आवेश का गुणनफल तुल्य होता है, यानी कि विभवांतर तथा आवेश के गुणनफल को क्या कह सकते हैं? ऑप्शन है कार्य, दूसरा है विभव, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर तथा आवेश का गुणनफल किसके तुल्य होता है? तो कार्य के तुल्य होता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुमिका, युग्मानुबंधन, एक्सान या आवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मानुबंधन, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया NH3 क्या है? अमोनिया NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम ऑक्साइड या गंधक। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जब संपर्क में आएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, यानी कि राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से,
जल से, वायु से या पर्ण रहित विघटन से। तब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है, यानी कि जल के माध्यम से निकलती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों का व्यास कहलाता है। लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों का व्यास क्या कहलाता है? लेंस का फोकस, ऑप्शन बी है लेंस का द्वारक, ऑप्शन सी है लेंस का प्रकाशिक केंद्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लेंस का अर्धवृत्ताकार सिरों का व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रो के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया है एस्टरीकरण, साबुनीकरण, बहुलकीकरण या उदासीनीकरण। तो एस्ट्रो के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि रंध्र का संबंध है प्रासरण से, विसरण से, वाष्पोत्सर्जन से या इनमें से किसी से नहीं या कोई नहीं। तो रंध्र का संबंध किससे होता है? तो वाष्पो उत्सर्जन से होता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है कूलाम, एम्पियर, जूल या ओम। तब विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में या वसा के रूप में। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किसके रूप में? तो सुक्रोज के रूप में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है HCl, HCN, HNO3 या H2SO4। तो दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी HCN हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किस में होता है? जड़ में, पत्ती में, तने में या फूल में। तब पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण पत्ती में होता है। आंसर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का एवं या बैगनी रंग का। तो किसका विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा, चार्ल्स के द्वारा, बर्जिलियस के द्वारा या ह्यूलर के द्वारा। तो कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बर्जिलियस के द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का, पोटोमीटर का, थर्मामीटर का या स्फिग्नोमैनोमीटर का। तो रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इंसुलिन, गैस्ट्रीन, रिलैक्सिन या एस्ट्रोजन। तो किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है एड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तब मादा लिंग हार्मोन्स क्या कहलाता है? तो एस्ट्रोजन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि 10⁻⁻6 मोल HCl बिलियन का pH मान क्या होता है? तो चलिए पहले तो आपको किसी भी बिलियन का pH मान माइनस नहीं होता है, इस बात को ध्यान देना है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 10⁻⁻6 मोल है ना, HCl बिलियन का pH मान इसका हो जाएगा +6, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि यकृत स्रावित करता है लार, अग्नाशय रस, जठर रस या पित्त रस। तो यकृत स्रावित करता है किसका स्रावित करता है? तो पित्त रस का स्रावित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है
कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है बैगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए या लाल रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है किसके लिए? तो लाल रंग के लिए होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है आयनिक, सह संयोजक, वांडरवाल्स या उप संयोजक। तो देखिए प्रायः कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की जो प्रकृति होती है वह सह संयोजक बंध होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना कहलाता है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, आंतरिक श्वसन या निःश्वसन। तो देखिए वायुमंडल में श्वसनांगों द्वारा शुद्ध हवा लेना और अशुद्ध हवा को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर आवेश आ जाता है ऋणावेश, धनावेश, अपरिवर्तित या आवेश रहित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धनावेश आ जाता है। जब भी कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से और रगड़ोगे तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। हम लोग बचपन में ऐसा क्रियाकलाप बहुत किए भी हैं, ठीक है। रगड़ करके बाल में ही रगड़ करके कलम जब सटाते थे तो वो वाली प्रक्रिया है, यहाँ पे विज्ञान के रूप में बोला गया है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या ये सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो है ये सभी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी कि ये सारी चीजें चाहिए। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? मैग्नीशियम या कॉपर या पीटी प्लेटिनम या Hg पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन H2 विस्थापित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव के दांत किस प्रकार के होते हैं? गर्तदंती, विषम दंती, द्विबार दंती या ये सभी। तो मानव के जो दांत होते हैं गर्तदंती, विषम दंती, द्विबार दंती होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सभी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, न अभिलंब की ओर, न अभिलंब से दूर, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो वह किसकी ओर मुड़ जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिक धन विद्युतीय है? ऑप्शन है Na, K, Mg या F। देखिए तो कौन सा तत्व है जो अधिक धन विद्युतीय है? तो इसका राइट आंसर के हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है 120 दिन, 100 दिन, 110 दिन या इनमें से कोई नहीं। तो लाल रुधिराणुओं का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का, ये पीतल का। तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क, थाइमस या पीयूष। तो देखिए मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसका नाम है डी, यानी कि पीयूष है। क्या है? पीयूष ग्रंथि है। चलिए तो इस प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पे पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और यदि हमारे चैनल अक्षय क्लासेज पर
पहली बार पहुंचे हैं तो अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए।